हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी का संपूर्ण रचनात्मक भाग को। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, इसको देखेंगे। तो कहानी और नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य और समानताओं को समझना आवश्यक होता है। जैसे कि कहानी और नाटक में समानता क्या क्या होती है, दोनों में कहानी होती है, दोनों में ही पात्र होते हैं, परिवेश होते हैं, कहानी का एक क्रमिक विकास देखा जाता है और संवाद और द्वंद्व दोनों में ही दिखाई पड़ता है, कहानी और नाटक दोनों में। अब देखेंगे कि कहानी को नाटक में रूपांतरण करते समय क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहानी की जो विस्तृत कथा वस्तु होती है उसको समय और स्थान के आधार पर विभाजित कर लिया जाता है। फिर कहानी की कथा वस्तु को चुनकर निकाला जाता है और इसके आधार पर दृश्य को बनाया जाता है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से शुरू होती है और कथा के अनुसार अपनी आवश्यकता पूरी करती है और इस तरह से एक नाटक का अंत होना चाहिए कि वो अगले दृश्य से अपने आप को जोड़ती हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कहानी का हम अंश खत्म किए तो जब दूसरा हम जोड़ेंगे तो दोनों आपस में जुड़ता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा जो भाग है, कहानी, कविता और नाटक लेखन से कुछ प्रश्न। कहानी में संवाद योजना कैसी होनी चाहिए? तो आंसर लिखेंगे कि कहानी में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक, विषय अनुकूल, पात्र अनुकूल, रोचक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक की कहानी चुनते समय किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए? लिखेंगे रेडियो नाटक की अवधि पे सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे रेडियो नाटक की कहानी चुनते समय का ध्यान रखना पड़ेगा। 15 मिनट से 30 मिनट तक की समय अवधि होनी चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। 15 मिनट के अवधि वाले रेडियो नाटक में कम से कम 5 से 6 पात्र हो सकते हैं। अगला, कहानी में संवाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि संवाद जो होता है वो कहानी का क्या होता है, पात्र के चरित्र को विकसित करता है और उसको गति प्रदान करता है। अतः कहानी का लेखक हमेशा ये प्रयास करता है कि कहानी का संवाद कैसा हो, स्वाभाविक और आकर्षक। क्योंकि पाठक जो होता है वो लेखक से नहीं बल्कि पाठ उसके पात्रों से अपने आप को जोड़ता है। इसीलिए संवाद से ही ये पता चलता है कि कौन और किस स्तर का व्यक्ति बात कर रहा है या संवाद कह रहा है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार जो करता है घटित होते हुए नहीं दिखाई देता है, उसे वह संवाद के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। अतः संवाद कहानी में क्या करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है? तो लिखेंगे क्या कि नाटककार को घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, उन्हें उचित क्रम में रखना, आरंभ से अंत तक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कला अवश्य आनी चाहिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर। अगला, जिस नाटक में असंतुष्ट, प्रतिरोध जैसे नकारात्मक गुण जितने अधिक होंगे, नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होगा। अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों में द्वंद्व का क्या महत्व है? तो लिखेंगे कहानी के पात्रों में द्वंद्व का महत्व। द्वंद्व कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है, पात्रों के चरित्र का क्या करता है, उत्थान करता है। लेखक पाठकों को संदेश देता है। द्वंद्व से ही पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा द्वंद्व से ही कहानी में रोचकता उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कुछ प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहला छापाखाना खोलने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार
के लिए पुस्तकें छापना, इसी के लिए छापाखाना खोला गया था। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? आंसर होगा इंटरनेट। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? वेब दुनिया के साथ, ये है उसका उत्तर। विश्व में पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने वर्ष हुए? उत्तर है 400 वर्ष। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब सुनना, जिसके द्वारा सिर्फ सुना जा सकता है, तो उत्तर है रेडियो। हम अपने देशवासियों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? उत्तर होगा सामाजिक संस्कृति के द्वारा। संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की थी? तो लिखेंगे संचार और जनसंचार की। आगे देखेंगे मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? आंसर होगा चीन। पत्रकारिता क्या है? तो लिखेंगे सनसनीखेज समाचारों का संग्रहण। और आज के छापे खाने का श्रेय किसको जाता है? तो लिखेंगे गुटेनबर्ग, जर्मनी को। चलिए आगे देखते हैं क्या है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या होता है? इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसे आपको खुद ही लिखना होगा, ठीक है। बच्चों की सोच यहाँ पे की जाती है कि उसकी माइंड किस तरह का है। एक एग्जाम्पल दिया गया है सामने, देखिए है नक्सलवाद की समस्या। ये किस तरह की समस्या है ये बताना पड़ेगा, और किस तरह से इससे समाज को और हमारे देश को नुकसान हो रहा है ये हम इसमें दिखाएंगे, और कैसे इससे हम निदान पा सकते हैं। ये मुख्य होना चाहिए बातें नक्सलवाद की समस्या में। तो देखते हैं बढ़ते दौर के साथ नक्सलवाद की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में राजधानी एक्सप्रेस को घंटों तक रोका गया, तो वहीं थाने, रेलवे स्टेशन आदि को बम से उड़ा दिया गया। इन सब घटनाओं से सारा देश जहां उत्फुल्लित हो उठा, वस्तुतः ये क्या देखा गया कि नक्सलवाद मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत दलित व शोषित वर्ग का प्रथम शत्रु कौन है? जमींदार, ठेकेदार, साहूकार आदि। नक्सलवादी मानता है कि ये छोटे पूंजीपतियों तथा शासक वर्ग को क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। नक्सलवादियों का प्रमुख उद्देश्य सत्ता केंद्रों पर हमला करना होता है। वास्तव में ये लोग सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। ये लोग विभिन्न तरीके से धन पूंजीपतियों से छीनना, फिरौती करना, विदेशों से धन, हथियार आदि प्राप्त करते हैं। इसका लक्ष्य नक्सल राज्य की स्थापना करना होता है। आगे लिखेंगे सरकार द्वारा नक्सलवादी आंदोलन को दबाने का भी प्रयास किया गया है। कई बार सुरक्षा बलों ने अभियान चलाए, परंतु राजनीतिक अदृढ़ता के कारण यह अभियान असफल हो गया। आज इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि भारत की संपूर्णता को चुनौती देने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र व राज्य सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। यदि ये प्रयास तत्काल नहीं किए गए तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। बिना उनकी समस्याओं को सुने और समझे इस नक्सलवाद को नहीं रोका जा सकता है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था आपका रचनात्मक लेखन में। ऐसे ही बहुत सारे आपको टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको सोचकर समझकर रचनात्मक लेखन को लिखना पड़ेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।